अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड कंबस्शन एनालिसिस। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो फर्स्ट आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो एवरेज एटॉमिक मास की जो टर्म है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। दिस टर्म इज़ यूज फॉर द एलिमेंट्स। एवरेज एटॉमिक मास इसको हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं। फ्रैक्शन बच्चे तब वर्ड यूज़ करते हैं जब हमारा जो आंसर है ना वो पॉइंट्स के अंदर आता है, इशारिया के अंदर आता है। तो उसको जैसे 1.5 है तो ये फ्रैक्शन है। तो इस एवरेज एटॉमिक मास को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब बच्चे किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास अगर हमने डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस एलिमेंट के आइसोटोप्स की तादाद का पता होना चाहिए और उन आइसोटोप का मतलब उनके नंबर का भी पता होना चाहिए कि वो कितने हैं, 1 हैं, 2, 3, और साथ में उन आइसोटोप का जो आइसोटोपिक जो मास है उसका भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरा बच्चे रिलेटिव अबंडेंस, जो हर आइसोटोप की जो नेचुरल अबंडेंस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी कि जो हर आइसोटोप होता है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो अलग होती है। और रिलेटिव अबंडेंस हमने कहा था इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, कि जो हमारे पास आइसोटोप जिसकी रिलेटिव अबंडेंस जितनी ज़्यादा होगी तो बच्चे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो मीन अगर हमने किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है तो हमें उसके आइसोटोप्स का आइसोटोपिक मास का पता होना चाहिए और साथ में उन आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस अगर पता हमें होगा तो हम उस एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमने कैसे डिटरमाइन करना है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए कि उनके नंबर ऑफ आइसोटोप और उनका आइसोटोपिक मास भी, और साथ में उनकी नेचुरल अबंडेंस। अब बच्चे इसके लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं? फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है कि हमारे पास जो एवरेज जो एटॉमिक मास आएगा, एवरेज एटॉमिक मास में AAM लिख रहा हूँ। तो बच्चे इसका फार्मूला हमने कैसे डिटरमाइन करना है कि हमने बच्चे जो हर आइसोटोप है उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है और फिर सबका हमने क्या ले लेना है, उनको सबको हमने 100 पे डिवाइड कर देना है। अभी हम एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ये X1 हमारे पास कोई भी आइसोटोप है और ये A उसकी क्या है, रिलेटिव अबंडेंस। तो उस आइसोटोप के मास को हम उसकी अबंडेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हमारे पास ये सेकंड आइसोटोप है X2, इसका मास है, उसको हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस से क्या करेंगे, लेट्स सपोज वो B है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी आइसोटोप हैं तो हर एक के मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एंड के ऊपर 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास उसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अब बच्चे इस एग्जांपल को हम देखें। अब इस एग्जांपल में हमसे पूछा गया था कि नियोन के फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या उसका एवरेज एटॉमिक मास मालूम करें। तो बच्चे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि नियोन के आइसोटोप कितने, बच्चे वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, 1020, 1021 एंड 1022। अब हमें इनके मास का भी पता चल गया कि फर्स्ट का मास कितना बचे, 20, सेकंड का 21 और थर्ड का 22। अब दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए, उनकी नेचुरल अबंडेंस, तो वो भी हमारे पास है कि जो 1021 है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी सबसे ज़्यादा है 90.92। और जो सेकंड आइसोटोप जो है 1021 उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है तो इस वजह से उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी सबसे कम है। और 1022 इट इज़ सम हाउ बच्चे ये भी क्या है, ये स्टेबल, इसकी कितनी रिलेटिव अबंडेंस है, 8.82%। अब हमने फार्मूले में बच्चे क्या करना है, मैंने कहा कि हर एक के मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। देखें फर्स्ट आइसोटोप 1020, नियोन 1020, इसका मास कितना था, 20। तो 20 की बच्चे हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस कितनी थी, 90.92। तो हमने फिर इस 20 को 90.92 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सेकेंड जो इसका बच्चे आइसोटोप था वो था 1021, उसकी परसेंटेज कितनी थी, 0.26। तो हमने इस 21 को 0.26 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड जो हमारे पास आइसोटोप था वो था 1022 और उस 1022 की बच्चे रिलेटिव अबंडेंस कितनी थी, 8.82। तो हमने इस 8.82 को इस 22 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना और उन सब के आंसर को ऐड करके 100 से डिवाइड कर देना। देखें बच्चे यहाँ पर देखें 20
ये फर्स्ट आइसोटोप को उसकी रिलेटिव बढ़ने से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड आइसोटोप के मास को उसके रिलेटिव बढ़ने से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड आइसोटोप के मास को भी उसकी रिलेटिव बढ़ने से मल्टीप्लाई कर दिया। उन सब को ऐड करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या है 20.18। दिस इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नियोन। इसको हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बोलते हैं। हमारा आंसर भी किसके अंदर आया है, फ्रैक्शन के अंदर आया। हालांकि बच्चे जो भी हम नियोन यूज़ करते हैं, देखिए इधर कोई भी जो नियोन है, नो इंडिविजुअल नियोन इन द सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 20.18, मतलब हालांकि किसी का 20.18 नहीं है, या 20 है या 21 है या 22 है। लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं तो लेबॉर्ट्री पर्पज़ के लिए फिर हम इन एवरेज एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल हम ले बच्चे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए अब मैं क्लोरीन की बात करता हूँ। तो बच्चे क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। अब इनके मैं अगर रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो बच्चे इसकी हमारे पास होती है 75.5% और इसकी होती है 24.4%। अब फार्मूला लगा लेते हैं बच्चे कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन किसके इक्वल आएगा। देखिए इसको 100 से हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट हमारे पास आइसोटोप इसका मास कितना है 35, तो हम 35 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75.5 से, प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास कितना बचे 37, तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस से मीन 24.4 से। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बच्चे आंसर आएगा 35.489। मीन दिस इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35.5। मीन 35.5 इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। तो आपको पता चल गया होगा कि जस्ट हमने क्या करना है कि उसके मास को रिलेटिव बढ़ने से मल्टीप्लाई करते जाना है, आंसर को ऐड करके 100 पे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड की बात करें तो बच्चे एनालिसिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और एक हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमने जस्ट ये पता लगाना होता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। लेट्स सपोज अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6। अब अगर हम जस्ट ये एनालिसिस करें, ये तजिया करें कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट, अगर हम बस ये कह दें कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट, मीन हमने जस्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया है, तो उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर उस कंपाउंड में मौजूद हर एक एलिमेंट के अगर हम मैस को कैलकुलेट करेंगे, मैस ऑफ ईच एलिमेंट इन द सैंपल, तो उसे हम क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। मीन अगर जस्ट आइडेंटिफाई करेंगे उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे, और अगर हर एक की अलग अलग मैस को भी कैलकुलेट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। अब बच्चे किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज अगर हमने फाइंड करनी है तो बच्चे उसके फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक हम उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और एक बच्चे उसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं। अब अगर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना हो, किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की अगर हमने परसेंटेज को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना हो, तो उस परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास ऑफ कंपाउंड का पता होना चाहिए और उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मास कितना है वो भी पता होना चाहिए। तो उस एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मास से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। और ये हम मेथड कब यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटली। मीन जब हम अभी हम देखेंगे जब हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं तो कंबस्शन एनालिसिस के अंदर हम ये मेथड यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने का, क्योंकि वहाँ पे हमें उस एलिमेंट का मास का भी पता होता है, कंपाउंड के मास का भी पता होता है। जस्ट हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। अब चाहे यहाँ पे एग्जांपल देखें हम क्लियर हो जाएगा। अब इस एग्जांपल में देखें कंपाउंड का मास कितना बच्चे 8.657, कार्बन का मास भी दिया गया है, हाइड्रोजन का मास भी दिया गया है और ऑक्सीजन का मास भी दिया गया। अब हमसे पूछा गया कि इनकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें। हमने अभी फार्मूला देखा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन किस बराबर होगा मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड। अब उस कंपाउंड के अंदर कार्बन का मास कितना है 5.217, तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे मास ऑफ द कंपाउंड 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मीन हमारे पास आंसर क्या आ गया 60.28% कार्बन मौजूद है। इसी तरह हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन के मास को कंपाउंड के मास से डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी आएगी 11.11%। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का मास कितना था 2.478, उसको मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे उसका भी आंसर कितना आ जाएगा 28.62%। तो मीन हम इस मेथड इस फार्मूला के थ्रू किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मेथड है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो बच्चे थ्योरेटिकली भी हम किसी भी कंपाउंड के अंदर
एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। उसका जो थ्योरेटिकली जो फार्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द mass of element in 1 mole of compound ओवर फार्मूला mass of the compound मल्टीप्लाई बाय 100। आपको एग्जाम्पल बच्चे हम कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखें अगर हमने ये फाइंड करना हो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करें। अब देखें जो हमने एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऊपर फार्मूला भी देखा था कि मैस ऑफ एलिमेंट और मैस ऑफ कंपाउंड, अब हमें यहाँ पर मैस ऑफ कंपाउंड का नहीं पता, मैस ऑफ एलिमेंट का भी नहीं पता, लेकिन अब इसको जब हम थ्योरेटिकली करेंगे तो थ्योरेटिकली इसके अंदर हमने क्या कहा, हमने कैसे इसकी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर उस एलिमेंट के मैस का पता होना चाहिए। अब देखें ना बच्चे NH3, अब NH3 के अंदर नाइट्रोजन के कितने एटम हैं बच्चे, एक एटम है, और उसके एक एटम का मैस कितना होता है 14। तो हम ऊपर क्या लिख देंगे 14। मैस ऑफ एलिमेंट कितना है, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन का मैस कितना है बच्चे 14 है। डिवाइड हमने इसे करना है मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड। अब हम अमोनिया कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। नाइट्रोजन कितना होता है 14, एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन कितने 3, तो 3 1 3, 14 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17। दिस इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अमोनिया। तो मतलब हम क्या करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चे अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड है। इसके अंदर उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट की जो भी मैस होगा उसको हमने डिवाइड कैसे करना है, मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड, और उसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास वो नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। और हमारे पास वो कितनी आएगी, ऑलमोस्ट 82.35% के। हमारे पास अगर हम 100 ग्राम्स लेंगे अमोनिया के तो उसके अंदर 82.35 ग्राम किसके होंगे, नाइट्रोजन के। अगर इस एग्जांपल में हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कैलकुलेट करें तो बच्चे हाइड्रोजन का फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें अब NH3 के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, वो 3 है, और हर एक का मैस कितना होता है 1, तो 3 1 3 मीन अमोनिया के अंदर जो टोटल हाइड्रोजन का मैस वो कितना है 3 है, और मोलर मैस ऑफ अमोनिया कितना है 17। 3/17 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 17.65 समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब हम दोनों को हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की परसेंटेज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो 99.9% आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट अगर हम इंपीरिकल फार्मूला की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट की सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो को इंडिकेट करता है। इज द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब बच्चे यहाँ पर देखें AXBY, अब यहाँ पे x का मतलब क्या है कि x आर द एटम ऑफ एलिमेंट A एंड y आर द एलिमेंट्स ऑफ द y आर द एटम ऑफ द एलिमेंट B। अब एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, बिल्कुल आसान है। देखें ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, आप ये तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला है, तो इसका इंपीरिकल इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, देखें ना C6H12O6 सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी, इसको 6 से डिवाइड कर दे, 6 1 6 6 2 12 6 1 6, रेशो क्या बनी 1:2:1। दिस इज द सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो। वोल नंबर मीन के वो डेसिमल के अंदर ना, वो फ्रैक्शन के अंदर, वो इशारे के अंदर नहीं होना चाहिए, वो वोल नंबर होना चाहिए। अब ये सारे वोल नंबर हैं तो यही इसका क्या होगा इंपीरिकल फार्मूला मीन CH2O। दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन का वैसे फार्मूला क्या होता है C6H6, तो बच्चे उसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी 1:1 मीन उसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा CH होगा। अब अगर हमने किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर इंपीरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना हो तो उस इंपीरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के हमारे पास कुछ बच्चे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। अभी हमने देखा है कि हम उस परसेंटेज कंपोजिशन को 2 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। हम उसको एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे कंबस्शन एनालिसिस है, और उसको हम थ्योरेटिकली भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उनके नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल फाइंड करने। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने का मेथड क्या होगा कि हमने उस परसेंटेज कंपोजिशन को उनके एटॉमिक मैस से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब किसी भी एलिमेंट जैसे कार्बन है तो कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मैस मीन 12 से डिवाइड करेंगे तो वो कार्बन के आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम। फिर हमने फाइंड बच्चे करनी है, अभी इसको एग्जांपल से हम करते हैं एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि ऊपर जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आए थे उनमें से सबसे जो छोटा जो स्मॉलेस्ट जो हमारे पास मोल आएंगे उससे हमने सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और अगर हमारे पास एटॉमिक रेशो वोल नंबर आती है तो ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन के अंदर आती है तो फिर हमने उसको किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, वो वोल नंबर एटॉमिक रेशो आ जाए। इसको एग्जांपल करते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा बच्चे। देखें
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी कि बच्चे एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं, अब इसका हमने इंपीरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो बच्चे इसके अंदर अब उन्होंने हमें पहले ही कार्बन की परसेंटेज भी दे दिया है, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज, मतलब हमारा जो पहला स्टेप था कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन वो पहले ही सॉल्व हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने उनका मालूम करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम हमने कैसे मालूम करने हैं कि बच्चे हमने उनकी परसेंटेज को उनके मॉलिक्यूलर मैस से या एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देना है। अब देखें ना, हमारे पास ये 4.58 ग्राम का मतलब क्या, देखें हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी 4.58 ग्राम, टोटल हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड कितना था 100 ग्राम, सॉरी ये था 4.53%, 4.58%। तो 4.58% का मतलब ये है कि अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड के 100 ग्राम्स लेंगे तो उसके अंदर 4.58 ग्राम किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। इस तरह अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज 54.5% है तो मीन 100 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड में से 54.5 ग्राम किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, और इसी तरह 40.92 ग्राम किसके होंगे, कार्बन के होंगे। तो बीच हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन, वो हमारे पास आ गई है। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम को फाइंड करने के लिए हमने उनकी परसेंटेज को उनके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देना है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन हम मालूम करेंगे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके हमारे पास कितने थे परसेंटेज कंपोजिशन, वो 4.58 थी। अब उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस से, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है 1.008। तो हमारे पास उसके ग्राम एटम्स कितने आ गए, ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल एक ही बात है, कितने आ गए 4.54। इस हम ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चे ऑक्सीजन के ऊपर परसेंटेज कितनी थी 54.5, ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया 3.406 ग्राम एटम। अब आ जाए बच्चे नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज कितनी थी 40.92, कार्बन का मैस कितना होता है 12 होता है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.14 ग्राम एटम। अब अगले स्टेप में हमने ये देखना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा आंसर कौन सा है, इनमें से स्मॉलेस्ट ग्राम एटम कौन से हैं, तो बच्चे वो कौन से हैं 3.406। तो मीन हम इससे इन तीनों को क्या कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एटॉमिक ग्राम एटॉमिक रेशो आ जाएगी। एटॉमिक रेशो को डिटरमाइन करने के लिए हमने उन सब को छोटे से छोटे डिजिट से क्या करना है, डिवाइड करना है, और वो सबसे छोटा हमारे पास ग्राम एटम कौन सा था 3.46। तो देखें रेशो फाइंड करने के लिए, एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए हमने उनको इन तीनों को 3.46 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर जो 3.46 है वो उन तीनों में से सबसे छोटा है। अब हमारे पास देखें आंसर क्या आया 1:1.33:1। अब ये तो वोल नंबर में नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में है। अब इसको वोल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किसी डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर जो है वो वोल नंबर में आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चे C3H4O3। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। नेक्स्ट बच्चे अगर हम कंबस्शन एनालिसिस की बात करें तो कंबस्शन एनालिसिस के अंदर हम बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की अगर हमने एनालिसिस करनी है कंबस्शन के थ्रू तो उसमें मेनली हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेनली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कंबस्शन एनालिसिस करवाते हैं। कंबस्शन एनालिसिस में हमने उसके अंदर ये चेक करना कि कार्बन कितने % मौजूद है, हाइड्रोजन कितने % मौजूद है और ऑक्सीजन कितने % मौजूद है, और उनका मैस, मतलब हम इन कार्बन हाइड्रोजन का मैस उनकी परसेंटेज जो है वो कंबस्शन एनालिसिस से हम फाइंड कर सकते हैं, और फिर उस परसेंटेज से हम उसका इंपीरिकल फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तीनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। मीन कंबस्शन एनालिसिस से हम उनकी परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, उसका इंपीरिकल फार्मूला भी और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। अब बच्चे चूंकि इस कंबस्शन के अंदर कंबस्शन को पता है कि कोई भी चीज़ तब उस कंबस्शन होती है, बर्न होती है जब उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन होगी तो हमारे पास जो मेनली जो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आएंगे बच्चे, वो आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपको पता है ना बच्चे कंबस्शन बोलते हैं हम उस प्रोसेस को है कि जिसके अंदर वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑक्सीजन हो, मतलब किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ है हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें और वन ऑफ द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है तो मीन ये हमारे पास क्या हो रही है, कंबस्शन हो रही है। अब कंबस्शन के इन दोनों प्रोडक्ट्स को फिर हम बाद में अलग अलग करेंगे। अगर बच्चे इसको देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस फर्नेस के अंदर हमने अपना सैंपल रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस सैंपल को हमने वेट करके रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सैंपल को ऑर्गेनिक कंपाउंड को वेट करेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम जितना भी हमारे पास होगा वो हम इस फर्नेस के अंदर रखेंगे। फिर हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और बच्चे इसकी क्या करवानी है, हमने कंबस्शन करवानी। अब जब उसकी कंबस्शन होगी तो बच्चे जो कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हाइड्रोजन होगी वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ से वाटर को भी अलग करना है
और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अलग करना है। अब ऑक्सीजन को यहाँ से अलग क्यों नहीं कर सकते बच्चे, वो इस वजह से क्योंकि देखो ना, ऑक्सीजन एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रोड्यूस हो रही है और एक ऑक्सीजन हम बाहर से भी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उनके लिए अलग अलग हम सेगमेंट बनाएंगे जिधर से हमने उनको क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो सेगमेंट लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। अब इस मैग्नीशियम पर क्लोरेट का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किसी भी चीज़ में से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब ये क्या करेगा, जो वाटर वेपर बनेंगे उन वाटर वेपर को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब लेट्स सपोज कंबस्शन एनालिसिस से पहले मैग्नीशियम परक्लोरेट का अपना जो वेट था वो 10 ग्राम था, और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो फाइनल वेट आ गया वो जो 15 ग्राम आ गया। तो अब यहाँ से वाटर का कितने बच्चे वेट निकलेगा कि हम 15 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 ग्राम किसका वेट आ जाएगा, वाटर के आ जाएगा। तो इस तरह फिर हम इसमें से वाटर का जो है वो मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो बच्चे सेकंड सेगमेंट है उसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है 50% KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये किसको अब्जॉर्ब करता है बच्चे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। मतलब पहले स्टेप के अंदर हमने वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया मैग्नीशियम परक्लोरेट के अंदर, और सेकंड स्टेप के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया 50% KOH। अब बच्चे पहली बात कि ये जो KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने सेकंड नंबर पर क्यों रखा है, इसको हमने फर्स्ट नंबर पर क्यों नहीं रखा, वो इस वजह से क्योंकि बच्चे जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये वाटर को भी अब्जॉर्ब कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर इसको हम इधर पहले पोर्शन पे लगाते तो इसने अपने अंदर वाटर को भी अब्जॉर्ब कर लेना था, कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब कर लेना था, और हमें किसी के वेट का पता नहीं चलना था। और उसके अलावा बच्चे इसको हम डाइल्यूट क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको 50% क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ किया रहा है तो फिर भी ये साथ वाली जो कंटेनर है उसमें से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इस वजह से हम इसको डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं। अब बच्चे देखें हमने अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें यहाँ से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, लेट्स सपोज मैंने QH कितना लिया था, 10 ग्राम। जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया वो कितना बन गया, 15 ग्राम। तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मैस वहाँ कितना पड़ा है, 5 ग्राम पड़ा। उस कार्बन डाइऑक्साइड के मैस को ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस से डिवाइड करना है। बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कहा था कि जब उसको हमने फर्नेस के अंदर रखना तो पहले उसका वेट करना है, तो उसके वेट से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 12/14 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चे ये 12/14 कैसे आया, हमने पीछे थ्योरेटिकल में बात की थी। देखे ना, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने कार्बन को देखना है। तो अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितनी है, एक, और एक कार्बन का मैस कितना होता है, 12, तो हमने 12 ले लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस हमारे पास क्या होगा, देखें 12 प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16, 16 2 बार 32, 32 और 12 44। तो हम 12 को 44 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब हमारे पास कंप्लीट फार्मूला क्या बनेगा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। इस हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन। सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है। तो बच्चे मैस ऑफ वाटर लेंगे जो किसके अंदर अब्जॉर्ब हुआ था, पोटाशियम परक्लोरेट के अंदर, और वहाँ से उसको डिवाइड करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस से, और मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाई 18। अब ये कैसे आया बच्चे, देखें वही बात कि अगर हमने वाटर के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज को चेक करना हो तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। इसका मैस कितना बनेगा, 2 + 16 कितना बन जाएगा, 18। तो अब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, 2, और उनका 2 का मैस कितना होगा, 2.016, और इसका डिवाइड किससे कर देना है, 18 से। तो ये आ जाए मल्टीप्लाई बाई 100। तो मीन हम इस फार्मूला से, कंबस्शन एनालिसिस के अंदर ये स्पेसिफिक फार्मूला है, इसके थ्रू हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे ऑक्सीजन को फाइंड करने का फार्मूला क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से, देखिए मैंने कहा कि जो एक तो ऑक्सीजन वो है जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं उसकी कंबस्शन करने के लिए, और एक जो ऑक्सीजन है वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग से भी प्रोड्यूस होगी, तो हमें उसका एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो फिर हम ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। हमें पता है ना बच्चे कि जब तीनों को ऐड करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो तीनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 100% आएगा। तो अगर उस 100 में से हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी परसेंटेज आ जाएगी, ऑक्सीजन की। और MCQ भी है कि कंबस्शन एनालिसिस के अंदर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। बच्चे एक और पॉइंट भी याद रख लेना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द मैग्नीशियम परक्लोरेट इज अ फिजिकल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ भी चुका है कि ये हमारे पास फिजिकल चेंज होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द 50% KOH इज द केमिकल चेंज। कि वाटर का एब्जॉर्ब होना वो एक फिजिकल चेंज है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब होना ये एक केमिकल चेंज है।
अब इस एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। देखें हमारे पास एक लिक्विड है, उसका मैस देखें हमने कितना ले लिया 0.5439 ग्राम। अब मैस ऑफ द कंपाउंड हमारे पास आ गया। अब उसको जब हमने कंबस्शन एनालिसिस करवाई तो देखें हमें दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना आया, इतना 1.039। वाटर का मैस कितना आया 0.6369। अब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम करेंगे बच्चे, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करेंगे, तभी हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर उनकी परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है, अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा था बच्चे। उस फार्मूले में हमने क्या कहा था, मैस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड वो भी हमें गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज। सेम बच्चे इस तरह मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 100 तो किसकी परसेंटेज आ जाएगी, हाइड्रोजन की। और देखिए ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने कैसे फाइंड की, मेथड ऑफ द डिफरेंस है। हमने जब कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड करेंगे और उसको 100 में से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास किसका परसेंटेज आ जाएगी, ऑक्सीजन की। अब देखें अब आ जाए एम्पिरिकल फार्मूला पे। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते थे, नंबर ऑफ ग्राम एटम। कैसे फाइंड करने हैं, उनकी परसेंटेज को उनके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देना है। कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है 12, तो हमने 52 को 12 से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1.008, तो उसको डिवाइड कर दी। ऑक्सीजन की परसेंटेज को 16 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ग्राम एटम। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि इनमें से सबसे छोटा ग्राम एटम कौन सा है, तो बच्चे वो कौन सा है 2.17। तो एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमने इन तीनों को किससे डिवाइड करना है, 2.17 से। तो आंसर क्या आएगा बच्चे 2, 6 और 1। अब इस केस के अंदर ये वोल नंबर आ गए। अब अगर वो होल नंबर आ गए तो फिर हमें इन्हें किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, C2H6O। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। लास्ट बच्चे अगर हम मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमें सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो बताता है, लेकिन जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है ये में उस एलिमेंट में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एटम की असल तादाद को, टोटल नंबर ऑफ एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे हमने बच्चे जब बेंजीन की बात की थी तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH, लेकिन उसके मॉलिकुलर फार्मूला की बात करेंगे जो हमें उसके अंदर असल तादाद को, टोटल नंबर ऑफ एटम को बताता है, वो से क्या होता है मॉलिकुलर फार्मूला। और बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा C6H6। बच्चे इस तरह ग्लूकोज की बात करें तो उसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या C6H12O6, लेकिन उसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें जो सिंपलेस्ट वो था CH2O। तो मीन मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की असल तादाद को जाहिर करता है। और बच्चे अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन करना हो तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। अब ये n बच्चे हमने कैसे फाइंड करना है, n का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मैस। इसको हम अभी बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं बात करता हूँ जी बेंजीन की। अब बच्चे देखें ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमें उसका एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए और साथ n की वैल्यू पता होना चाहिए। n की वैल्यू के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस और उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब मैंने बात की बेंजीन की, तो अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस मुझे पता है बच्चे कितना होता है 78। दूसरी एम्पिरिकल फार्मूला वो भी मैं पता है वो कितना होता है CH होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एम्पिरिकल फार्मूला का फाइंड करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैसे बच्चे 12 + 1, तो आंसर कितना आ गया 13। तो अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ n को कैसे कैलकुलेट करूँगा बच्चे, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस पता है कितना है 78, उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस ये देखिए, ये एम्पिरिकल फार्मूला था, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस कितना आ गया 13, तो ये भी मुझे पता है। तो मैं n कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मीन n इज इक्वल टू मॉलिकुलर मैस कितना था 78, एम्पिरिकल फार्मूला मैस कितना था 13, तो 13 6 जार 78। तो n की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई है। अब इस फार्मूला के अंदर आ जाएं कि मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 6, उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा C6
H6 विच इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो मतलब हम इस मेथड के थ्रू जो इंपीरिकल फार्मूला है उससे हम मॉलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं कि जिनका इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उनका मॉलिकुलर फार्मूला होता है। आयनिक कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होता, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं, वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें वाटर, तो वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो अब वाटर के अंदर यही बच्चे इसका इंपीरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मॉलिकुलर फार्मूला भी यही है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला भी यही है और इंपीरिकल फार्मूला सेम हेयर बच्चे। इस तरह अमोनिया है और साथ हमारे पास ये सुक्रोज है। तो इन जो 4 यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, इनका मॉलिकुलर फार्मूला भी यही है और इनका इंपीरिकल फार्मूला भी यही है। और जिनका मॉलिकुलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला सेम होंगे तो उनकी जो एन की वैल्यू होगी वो यूनिटी, वो हमेशा क्या होगी, वो 1 होगी। ये भी हम सीखो है बच्चे कि अगर किसी भी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो उनके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताएं कि जो NaCl है इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये NaCl का ये इसका इंपीरिकल फार्मूला है, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला नहीं है। क्योंकि जो NaCl है ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव मॉलिकुलर फार्मूला। इस तरह बच्चे सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करें, हालांकि जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये कोवलेंट कंपाउंड है तो इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला होना चाहिए, लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड का ये इंपीरिकल फार्मूला है, सिलिकॉन ऑक्साइड का भी मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होता। इस तरह कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दे आल्सो डू नॉट हैव मॉलिकुलर फार्मूला। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला होता है और कौन से का नहीं होता। बच्चे लास्ट हमारी ये एक एग्जाम्पल रहेगी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, उसका मॉलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। फर्स्ट हमें उसकी परसेंटेज दी गई है, ठीक है, और साथ में हमें उसका मॉलिकुलर मैस भी दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंपीरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो इंपीरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए देखें हमने कार्बन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मैस से, हाइड्रोजन की परसेंटेज को उसके मैस से, ऑक्सीजन की परसेंटेज को उसके मैस से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ग्राम एटम। देखें सबसे छोटा ग्राम एटम कौन सा है, 5.45। तो तीनों को हमने 5.45 से क्या कर दिया है, डिवाइड। सॉरी सबसे छोटा हमारे पास है 1.82। तो अब हमने इन तीनों को डिवाइड किससे कर देना, 1.82 से डिवाइड करना है। जब 1.82 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एटॉमिक रेशियो, और वो कितनी आ रही है, 3:3:1। तो इसका फिर इंपीरिकल फार्मूला क्या बन गया, C3H3O। अब ये तो आ गया इंपीरिकल फार्मूला। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उसका मॉलिकुलर फार्मूला बताएं। अब हम मॉलिकुलर फार्मूला यहाँ पे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। देखिए मॉलिकुलर फार्मूला का जो फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब इंपीरिकल फार्मूला तो आ गया कितना है, C3H3O। अब हमें N का नहीं पता, तो बच्चे N का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि N इज इक्वल टू मॉलिकुलर मैस ओवर इंपीरिकल फार्मूला। अब क्वेश्चन के अंदर उसने हमें मॉलिकुलर मैस खुद दिया और वो कितना है, 110। इंपीरिकल फार्मूला मैस नहीं दिया गया और वो हम उसके इंपीरिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें इंपीरिकल फार्मूला क्या आता है, C3H3O। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन पे हैं, कार्बन के एटम कितने हैं, 3। कार्बन का मैस कितना होता है, 12। तो 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 3। एक का मैस कितना है, 1 प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1। और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है बच्चे, 16। इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 55.05। तो फिर बच्चे जब हम उसके मॉलिकुलर मैस को इंपीरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और इस N को जब इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, C6H6O2। दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।